Hi friends, in this video we'll study chapter number 1, 3 questions of class 7 NCERT CBSE textbook by Leo Tolstoy। दोस्तों इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा का पहला चैप्टर करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। इसके लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। जीवन की एक सीख और पाठ पढ़ाने वाला चैप्टर है। इट्स अ स्टोरी दैट्स गॉट अ वेरी गुड मॉरल, समथिंग दैट वी कैन लर्न फॉर अ लाइफ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। चैनल ज्ञान गुरुवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दिस चैप्टर इज अबाउट 3 क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड बाय द किंग टू हिज किंगडम पीपल लिविंग इन हिज किंगडम। तो एक राजा होता है जो अपने साम्राज्य के लोगों को 3 प्रश्न पूछता है। उसके दिमाग में ये होता है कि अगर मुझे इन प्रश्नों का जवाब मिल गया तो मैं सुखी से रह पाऊंगा और मेरे साम्राज्य के लोग भी सारे सुखी से रह पाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट द चैप्टर हैज़ टू से। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, and what is the most important thing for him to do. तो एक राजा का ये मानना था, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि मुझे मेरी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होऊंगा, कभी भी हार नहीं होगी मेरी, अगर मुझे 3 चीज़ का पता है। तो 3 चीज़ क्या है कि सही चीज़ करने कोई भी चीज़ करने का सही समय क्या है, किन लोगों को उसको सुनना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जीवन में करने के लिए। So the king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो उसने अपने संदेशा भेजा पूरे राज्य में, पूरे साम्राज्य में, कि जो भी व्यक्ति इंसान इस 3 क्वेश्चन के आंसर लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, पारितोषिक मिलेगा। Many wise men came to the king, but all of them failed. बहुत ही होशियार लोग, समझदार लोग राजा के पास आए अपने अपने जवाब लेके, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। सारे के सारे निराश वापस गए। ऑल ऑफ देम आंसर द क्वेश्चन डिफरेंटली। हर किसी व्यक्ति ने अपनी समझदारी के हिसाब से, सूझबूझ के हिसाब से अलग अलग आंसर दिए, जिससे शायद राजा संतुष्ट नहीं था। इन द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग इन अ प्रॉपर मैनर। तो पहले प्रश्न का जवाब के हिसाब से कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, इसी हिसाब से वो हर चीज़ प्रॉपरली कर सकेगा। Others said that it was important to decide in advance the right time for doing something. तो कुछ लोगों ने कहा कि किसी चीज़ करने के लिए उसको एडवांस में प्लानिंग करना, सोचना ज़रूरी है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन एंड अवॉइड फुलिश प्लेजर। तो उन्होंने कहा कि राजा को हर जो चीज़ चल रही है उसका नोटिस करना चाहिए, और फालतू का टाइम पास, फालतू लग्जरी में, जो प्लेजर में वो टाइम बिताता है, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। तो उस समय पे जो भी ज़रूरी पड़े वही चीज़ राजा को करनी चाहिए। Others said that the king needed a council of wise men who would help him at the proper time. This was because one man could find it impossible to decide correctly without help from others, the right time for every action. कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने चाहिए, वाइज मैन, जो होशियार लोग वो राजा को सलाह दे, क्योंकि एक व्यक्ति हमेशा सही निर्णय अकेला नहीं ले पाएगा। इसलिए 4-5 लोग से मिलके या एक टीम से मिलके जब कोई निर्णय लिया जाता है, शायद उस पर राइट एक्शन ले सकते हैं। But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. तो कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ तो बहुत अर्जेंट होगी, वो चीज़ के लिए आप काउंसिल जमा हो, फिर उनमें विचार विमर्श हो और डिसीजन ले, उतनी देर के राह नहीं दे सकते आप। So in order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only a magicians can do that. The king therefore would have to go to magicians. तो किसी ने कहा कि राइट टाइम पता चले फ्यूचर में कैसे आने वाला है, ये हर कोई नहीं कर सकता है, ये सिर्फ एक जादू करने वाला व्यक्ति, जादूगर ही कर सकता है। इसलिए राजा को जादूगर के पास ही जाना चाहिए। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his councils. Others said the priest. A few of others choose the doctors, and yet others said that the soldiers were the most important. तो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति राजा के लिए कौन है? तो किसी ने बोला उसके काउंसिल, उनके दरबार के जो मंत्री है वो। किसी ने कहा नहीं, पुजारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ने कहा नहीं, वैद्य, डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है। किसी ने कहा नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे सैनिक, सोल्जर्स ही है। To the third question, some said science, others choose fighting, and yet others choose religious worship.
तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में किसी ने बोला विज्ञान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ने बोला फाइटिंग, किसी ने बोला नहीं धर्म के रिलेटेड रिलीजन के रिलेटेड काम करना बहुत ज़रूरी है, पूजा पाठ करना ज़रूरी है। एज द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस वर डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। तो उसके हर किसी के आंसर्स अलग अलग थे और वो सेटिस्फाइड भी नहीं था राजा, इसलिए उसने किसी को पारितोषिक नहीं दिया, इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो उसने क्या, राजा ने सोचा कि मैं खुद इसका आंसर ढूंढने के लिए हर्मिट के पास जाऊंगा। हर्मिट एक गरीब व्यक्ति होता है जो एक सादी और सिंपल लाइफ जीता है, उसको हर्मिट कहते हैं। और ये हर्मिट अपनी ज्ञान के बारे में, अपनी विद्या के बारे में, अपने दिमाग और विजडम के बारे में बहुत ही वेल नोन था उसके साम्राज्य में। द हर्मिट लिव्ड इन वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो हर्मिट अपने जंगल में, छोटी से जंगल के एरिया में रहने का, जो छोड़ के कभी बाहर आता नहीं था। He saw no one but simple people and so the king put ordinary clothes. अब ये हर्मिट जंगल में अकेला रहने का, उसको जो भी मिलने के आने के, सादे सिंपल लोग आने के, तो किंग ने भी अपनी होमवर्क कर लिया था, अपना होमवर्क कर लिया था कि भाई मुझे भी ऑर्डिनरी कपड़े पहनकर ही छुपे वेश में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा कि मैं राजा हूँ तो शायद हर्मिट उसके क्वेश्चंस के आंसर्स ना दे। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went alone. तो हर्मिट के हट के वहाँ पहुँचे उसके पहले कि राजा ने अपना घोड़ा भी छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड्स को भी बोल दिया कि आप चले जाओ, मैं हर्मिट के हट तक अकेला ही जाऊँगा। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो जब राजा हर्मिट के घर के पास आया, उसके झुपड़ी के पास आया, तो उसने देखा कि हर्मिट उसके घर के बाद ज़मीन में कुछ खोद रहा है, तो खुदाई कर रहा था। This is his first sight of the hermit. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. तो जैसे राजा को आते हुए देखा, उसके लिए तो एक व्यक्ति था, उसने उनको आवकार दिया, और लेकिन आवकार देते ही वो अपना काम, खोदने का काम, खुदाई उन्होंने चालू रखा। हर्मिट एक बुजुर्ग व्यक्ति था, थोड़ा कमज़ोर भी था, तो जैसे जैसे वो काम कर रहा था, खुदाई कर रहा था, उसकी सांसें भी ज़ोर शोर से फूल रही थी। ही वॉज ब्रीदिंग हेविली, तो ज़ोर ज़ोर से सांसें भी ले रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you answer 3 questions. तो राजा उसके पास आकर एकदम विनम्रता से रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपके पास आया हूँ ए होशियार हर्मिट, मुझे इन 3 प्रश्नों का जवाब चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो 3 प्रश्न उनको पूछता है कि सही चीज़ सही समय पर मैं कैसे करूँ, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है और सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है मेरे लिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। हर्मिट ने राजा के 3 प्रश्न सुने, उनका जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी खुदाई चालू रखी। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो राजा कहता है कि अब आप थक गए हो, लाओ वो फावड़ा मुझे दो और मैं आपके लिए, आपकी जगह पे मैं खुदाई करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो उसने राजा को थैंक यू बोला, फावड़ा राजा को दे दिया और ग्राउंड पर नीचे बैठ गया। तो इस पिक्चर में हमको दिखता है कि हर्मिट और राजा के बीच में वार्तालाप भी हो रही है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer, but stood up, stretched out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." जब राजा ने 2 छोटे छोटे गड्ढे खोद लिए थे, तो वो रुक गया और फिर उसने फिर से अपने क्वेश्चन दोहराए। हर्मिट ने उन क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, खड़ा हो गया और अपना हाथ फैलाकर उन्होंने बोला कि लाइए आप फावड़ा मुझे दीजिए, और बोला कि अब आप आराम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन यहाँ राजा मना कर देते, बोलते नहीं, और वो खोदना चालू रखते हैं। तो हर्मिट बैठा रहता है, राजा अभी भी खोदाई चालू रखते हैं। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer of my questions. If you can give me the answer, give me, or give me no answer. Tell me so that I will return home. तो राजा कहता है 1 घंटा बैठ गया, दूसरा घंटा बीत गया, धीरे धीरे सूरज भी ढल जाता है। फिर वो स्पेड नीचे रखकर जब खुदाई ख़त्म हो जाती है, राजा फिर से हर्मिट से रिक्वेस्ट करता है कि हे ज्ञानी व्यक्ति, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के जवाब लेने के आया था, अगर आप दे सको तो ठीक है, वरना मैं अपने घर वापस लौट जाता हूँ। हियर कम समवन रनिंग सेड दी हर्मिट। वहाँ उतनी देर में कोई वहाँ दौड़ते दौड़ते पहुँच जाता है। यहाँ हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है।
तो फिर से एक बार फर्स्ट पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। एक राजा है, उसको 3 प्रश्न के जवाब चाहिए। अपने साम्राज्य में क्वेश्चंस ढूंढता है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिलते हैं। एक हर्मिट के बारे में उसको सुनाई देता है, हर्मिट के पास पहुंचते हैं क्वेश्चंस के जवाब लेने के लिए, और लेकिन हर्मिट अपनी खुदाई में बिजी रहता है। राजा भी उसको हेल्प करता है, सुबह से शाम तक हेल्प करते रहता है, लेकिन उस समय तक हर्मिट उसको आंसर नहीं देता है। अब पार्ट 2। The king turned round and saw a bearded man running towards him. His hand was pressed against his stomach, from which blood was flowing. तो राजा जब पीछे घूम के देखता है तो एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दौड़ के उनकी तरफ आता रहता है। उसका हाथ पेट में जोर से दबाया हुआ रहता है, और उसके हाथ के उस भाग में से, पेट के उस भाग में से खून बहता रहता है। When he reached the king, he fainted and fell on the ground. तो जब ये दाढ़ी वाला व्यक्ति जिसके पेट से खून बह रहा है वो राजा और हर्मिट के पास पहुंचता है तो बेहोश होकर वहाँ नीचे गिर जाता है। तो यहाँ इस पिक्चर में देखिए किस हालत में वो बियर्डेड व्यक्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति हर्मिट और राजा के पास पहुँचता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथ्स एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। तो ये राजा ने और हर्मिट ने उसके कपड़े निकाल दिए बियर्डेड व्यक्ति के, और उसके पेट में बहुत बड़ा घाव देखा। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। तो राजा ने क्या किया, अपने रुमाल निकाला, हैंकरचीफ निकाला और उससे उसको कवर किया, लेकिन खून बहने का स्टॉप नहीं हो रहा था, बहते ही रह रहा था। लेकिन राजा ने भी बार बार रीड्रेसिंग किया, बार बार उसको साफ करते गया जब तक खून बहना बंद नहीं हो गया। The man felt better and asked something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. तो उस आदमी को थोड़ा अच्छा लगा जब खून बहना बंद हो गया, तो उसने कुछ पीने के लिए मांगा। राजा ने ताज़ा पानी लाकर उसे पिलाया। By this time the sun had set and the air was cool. अब तक शाम ढल चुकी थी, सूरज ढल चुका था और ठंडी हवा बह रही थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him into the bed. तो हर्मिट की मदद से राजा ने उस घायल व्यक्ति को हर्मिट की झोपड़ी में लेके जाते हैं और वहाँ उसको बेड पे लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। द किंग tired of his walk and work he had done, lay down on the floor and slept through the night. तो आदमी को वहाँ लेटा थे, उस आदमी ने भी अपनी आंखें बंद कर दी और वो लेटा रहा। राजा अपने चलने की वजह से, जैसे उसने घोड़ा छोड़ के आया था तो चल के आया था, और उसके काम की वजह से भी वो थक गए थे, तो राजा भी वहाँ ज़मीन पर ही रात भर लेट जाते हैं। When he woke up, it was several minutes before he could remember. जब वो उठा तो उसके काफ़ी सारे मिनट हो गई थी जब उसको याद आया। यहाँ याददाश्त उस दाढ़ी वाले व्यक्ति की बात हो रही है। दाढ़ी वाला व्यक्ति सोया रहता है, उठता है तो उसको बहुत कुछ याद आता है। क्या याद आता है, लेट्स सी आगे। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. तो जब राजा उठता है तो ये बियर्डेड व्यक्ति, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा से क्षमा मांगता है, बोलते मुझे माफ़ कर दीजिए। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. मैं आपको जानता नहीं हूँ और मुझे आपको माफ़ करने के लिए कोई कारण नहीं है, तो आप किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो? ऐसा राजा उस बियर्डेड मैन को पूछता है। You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तो बियर्डेड व्यक्ति कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी कि मैं बदला लूँगा, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और मेरी पूरी प्रॉपर्टी आपने सीज कर ली थी। I know you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on the way home, but the day passed and you did not return. तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं कब से आपका पीछा कर रहा था, मैं जानता था कि आप हर्मिट को मिलने गए हो और अकेले गए हो, लेकिन दिन ढल गया लेकिन आप वापस आए नहीं, मैं राह देखता रहा। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स हु रिकग्नाइज मी एंड वुंडेड मी। जब मैं बाहर आया, जिस जगह पे से छुपा था, तो वहाँ आपके बॉडी गार्ड्स ने मुझे देख लिया, हमारी हाथापाई हो गई और उन्होंने मुझे घायल कर दिया था। I escaped from him, but I could have died if you could have not dressed my wound. तो आपके बॉडीगार्ड से तो मैं बचकर वहाँ से भाग गया, लेकिन मैं घायल था और आपके पास पहुँचता, और अगर आप मेरे घाव को रिड्रेस नहीं करते, उसका ठीक नहीं करते, तो मैं मर जाता। I wish to kill you and you have saved my life. मैं तो आपकी जान लेना चाहता था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई, ऐसा बियर्डेड मैन राजा को कहता है। Now if I live, I will serve you and as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. तो राजा को बियर्डेड मैन कहता है कि अगर मैं यहाँ से ज़िंदा बच गया तो मैं आपका सबसे वफ़ादार नौकर बन के रहूँगा और मेरे अपने बच्चों को भी यही सीख दूँगा कि वो भी यही करे, कृपया करके मुझे क्षमा करे। ऐसा बियर्डेड मैन राजा से माफ़ी मांगता है।
The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and he had won him over as a friend. तो राजा यहाँ बहुत संतुष्ट हो जाता है कि उसने अपने दुश्मन पर विजय मिली। विजय तो आसानी से मिली और उसको अपना दोस्त भी बना दिया। He not only forgave him but said that he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. तो राजा भी यहाँ अपने दुश्मन पर विजय पाने की वजह से खुश है, तो उसको प्रॉमिस करता है कि मैंने आपको क्षमा कर दिया और उसके सर्वेंट्स को और डॉक्टर्स को वहाँ भेजेगा, ऐसा उनको प्रॉमिस करता है। और वो कहता है कि वो अपनी उसकी प्रॉपर्टी भी, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी वापस दे देगा। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट टू द हट एंड लुकिंग अराउंड फॉर द हर्मिट। अब राजा उस वुंडेड आदमी को, उस घायल व्यक्ति को हट में अकेला छोड़ता है और बाहर निकलता है हट में से हर्मिट को ढूंढने के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश टू वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। तो जाने से पहले फिर से राजा आशा करता है कि हर्मिट से क्वेश्चन पूछूं, कहीं उसका मूड हो जाए, क्वेश्चन के आंसर दे दे। द हर्मिट वॉज इन हिज नीज सोइंग सीड्स इन हिज बेड्स दैट ही हैड डग द डे बिफोर। अब यहाँ घुटनों पर बैठकर हर्मिट जो उसने खुदाई की थी वहाँ बीज बो रहा था ताकि अंदर कुछ पौधे उगे। The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg of you to answer my questions, wise man." तो राजा कहता है, आखिरी बार मैं अपने आप से विनती करता हूँ कि मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए प्लीज़। You have already been answered, said the hermit, still bending down on the ground and looking up at the king as he stood before him. तो हर्मिट उसको जवाब देता है कि आपको आपके प्रश्न के आंसर्स ऑलरेडी मिल गए हैं। वो राजा की तरफ देखता है, झुका हुआ रहता है और अपना काम भी करता रहता है। How have I been answered? What do you mean? मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब मिल गए, ऐसा राजा पूछता है। कैसे मिल गए? आप क्या बोलना चाहते हो, ज़रा मुझे विस्तार से समझाइए। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug the beds for me, you could have gone away. तो प्रश्न के जवाब देते हुए हर्मिट कहता है, क्या आपको दिखाई नहीं देता है कि कल आपने अगर मेरी मुझ पर दया खाकर या मुझ पर तरस खाकर, मेरी वीकनेस देखकर कल आपने अगर मेरी खुदाई में मदद नहीं की होती तो आप चले गए होते मुझे अकेला छोड़कर। Then that man would have attacked you and you would have wished that you could have stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. तो राजा कहता है कि अगर आप मुझसे मेरी मदद नहीं करते तो आप वापस चले जाते, फिर वो बियर्डेड व्यक्ति जो छुपा हुआ था आप पे हमला कर देता और फिर आप यही प्रार्थना करते कि काश मैं हर्मिट के पास रुक गया होता। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था? वो डिगिंग करना, बेड्स का डिगिंग करना, खुदाई करना मेरे साथ। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू गुड टू मी वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो आपके लिए उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट काम व्यक्ति कौन था? मैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या था, काम क्या था? कि मेरी मदद करना, मेरी अच्छाई हो वैसा आपने करना और वैसा ही आपको करना चाहिए था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you were caring for him. पहले समय काम और व्यक्ति मैं इम्पोर्टेंट था, और दूसरी बार जब सिचुएशन चेंज होता है तो वो आगे समझाता है, आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम, बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। सो कहता है कि उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति काम आपका उस आदमी का ध्यान देना था, और उस बियर्डेड व्यक्ति का, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो वो मर जाता, और वो उस हालत में मर जाता बिना आपके साथ दोस्ती किए, बिना पीस किए। So he was the most important man, and when you did him, what you did with him was the most important business. आपके लिए वो व्यक्ति उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, और वो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या था कि आप उसका भला चाहो और आपने उसका घाव भी अच्छा कर दिया, वो ठीक हो गया। तो पहले सिचुएशन में मैं इम्पोर्टेंट था, दूसरे सिचुएशन में मैं ये बियर्डेड मैन इम्पोर्टेंट था। पहले डिगिंग इम्पोर्टेंट था, दूसरे सिचुएशन में उसका घाव ठीक करना इम्पोर्टेंट था, और दोनों सिचुएशंस में फ़ायदा राजा का ही हुआ, ऐसा हर्मिट उसको समझाता है। अब यहाँ पाठ का बोध हम सीखेंगे। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्या है? अभी का समय। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और राजा को यह भी कहता है हर्मिट कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट समय इसलिए है क्योंकि उसी वक्त आप कुछ काम, कुछ एक्शन ले सकते हो, एक्ट कर सकते हो। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन is the person whom you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else or not. So कहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति जिस समय आपके साथ है वही व्यक्ति सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि फ्यूचर में आपके साथ कल क्या होगा आपको पता नहीं है। The most important business is to do that person good because we were sent in this world for the very same purpose alone.
और सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है? जो व्यक्ति आपके साथ जिस वक्त है उसका भला हो, उसका अच्छा हो, यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है। क्योंकि इसी रीज़न से आप पृथ्वी पर नीचे अकेले आए हों, ताकि आपके साथ जो व्यक्ति हो उसको आप अच्छा कर सको, उसका भला कर सको, हो सके उतनी मदद कर सको। लियो टॉल्स्टॉय। तो यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो फिर से ये वीडियो प्ले करके अपने डाउट्स क्लियर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी ज्ञान गुरु वाणी चैनल पर। थैंक्स, बाय, हैव अ नाइस टाइम।